हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 37 सीपीसी का, जिसकी हेडिंग है समरी प्रोसीजर। ठीक है, समरी प्रोसीजर। तो इसमें कुछ ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, 7 ही रूल्स हैं। बट हम इन सारे रूल्स को करने के बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका पर्पस है और इसमें क्या डॉक्ट्रिन लग रही है या कि ये किस चीज़ का एक्सेप्शन है, उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ पैरेलल वीडियो एक आ जाएगी जो इसके एमसीक्यूज कवर करेगी, अगर इसमें एमसीक्यूज होंगे तो। ठीक है, तो लेट्स ट्यून इन। ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को देखने से पहले ही आप कर लो, बिकॉज बाद में काफी कम चांस मिलता है इसे करने का। सो फर्स्ट रूल ये है, कोड्स एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई। अब ये देखिए कोड्स बना हुआ है, ठीक है, कोड जहां पे ये सूट अप्लाई होगा, कोड्स या क्लासेस। ठीक है, रूल 1 में अब देखिए कोई भी सूट होता है तो उसे इंस्टीट्यूट करने से पहले क्या है, आपको उस जगह डिसाइड करनी होगी। ठीक है, किस जगह पे कौन से कोड पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और नॉर्मली ये कौन से कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट जो है वो बाय गेजेट बता सकता है कि कौन से कोर्ट में होगा, कौन से कोर्ट में नहीं होगा। देन इसके बाद रूल 2 में आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स। अब इसमें इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा। देन इसके बाद रूल 3 ये है प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये रेड से क्या है, डिफेंडेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, जनरली जो है डिफेंडेंट अपना साइड नहीं रख सकता है, बट इसमें कैसे रख सकता है, लीव ऑफ द कोर्ट वगैरह, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद ये है केओ। केओ मतलब क्या है, पावर। तो इसमें क्या है, पावर किस चीज की, पावर टू सेट असाइड डिक्री। अब इसमें क्या है, सेट असाइड क्या करना है, डिक्री को सेट असाइड करके फिर इसके बाद उसको क्या करना। देखिए समरी प्रोसीजर हो गया, इधर पूरा हो गया, प्रोसीजर हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें क्या है, डिक्री आ गई। अब उस डिक्री को सेट असाइड करके क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना किस चीज के लिए, समरी प्रोसीजर के अलावा जो दूसरा नॉर्मल ऑर्डिनरी चलता है ना सूट, उस तरह, ताकि हम जो है डिफेंडेंट को भी सुन सकें। डिफेंडेंट को सुनना भी जरूरी है, ऐसा अचानक से बाद में पता चलता है, क्यों सफिशिएंट रीजंस आ जाते हैं, तो फिर ये सेट असाइड कर दिया जाएगा इस सूट की डिक्री। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रूल 5 और रूल 6। रूल 5 में है पावर टू ऑर्डर बिल। देखो इसमें क्या है कि अब देखो ये सब कुछ हो गया, इस पोर्शन को हटा दो। अब देखो ये क्या है, एविडेंस के बारे में है। ये है रूल ऑफ एविडेंस की पावर क्या करना है, ऑर्डर बिल। अब देखो जिस एविडेंस के बिना पे तुम ये सूट कर रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें की बिल वगैरह वगैरह, उस चीज को ले आओ। ठीक है, पावर टू ऑर्डर। देन इसके बाद नेक्स्ट है रूल 6। ये क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नथिंग, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। अब इसमें क्या है, रिकवरी है कॉस्ट की, ये जो चीज दी गई है इसकी रिकवरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बिल से रिलेटेड है जनरली। देन इसके बाद जो रूल 7 है वो बोलता है प्रोसीजर इन सूट्स। ये क्या है, सूट बना दिया गया है। अब इसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसका प्रोसीजर एक ऑर्डिनरी सूट जैसा चलेगा, जैसे हर सूट का है। प्रोसीजर इसमें लास्ट में बताया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट वाली चीज है। बाकी आप इन सब के हम लिटरेचर पे चलते हैं अब। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 37 के लिटरेचर पे, यानी कि इसकी हेडिंग है समरी प्रोसीजर। तो समरी प्रोसीजर के रूल 1 में आ जाते हैं। रूल 1 में इसमें क्या बताया गया है, क्या किया जाएगा, कोड्स एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई। इसमें ये बताया गया है कि कौन से कोड्स हैं और कौन से क्लासेस हैं जिसपे ये ऑर्डर है ये अप्लाई करेगा। तो ये है, दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कोड्स। अब इसमें फॉलोइंग कोड्स में ये ऑर्डर अप्लाई करेगा, क्या, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट्स, शहर के जो सिविल कोर्ट्स है। ठीक है, और फिर इसके बाद कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, जनरली ये होता है। फिर अदर कोर्ट्स कैसे, इसमें ये प्रोवाइड किया जाएगा, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसमें नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल गैजेट में आएगी। वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर ओनली टू सच कैटेगरीज ऑफ सूट्स एज इट डीम्स प्रॉपर and may also from time to time as the circumstances of the case may require by subsequent notification in the official gazette for the restrict, enlarge or vary the categories of the suits। क्या कर सकता है, ऑफिशियल गैजेट से क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर का ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और दूसरी चीज क्या कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये जो है फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इनलार्ज, वेरी, कैटेगराइज, कुछ भी कर सकता है। जो भी वेरिएशन आएगा वो हाई कोर्ट बनाएगा। नेक्स्ट इसके बाद रूल है, subject to the provisions of the sub rule 1 the order applies to the following classes of suits। ये जो ऑर्डर है ये फर्दर क्लासेस, इसमें क्या है कोर्ट्स, इसमें क्या है क्लासेस। ठीक है, अब क्या है, अब क्लासेस में क्या है, अलग अलग चीजें हैं। यानी कि पहला तो है बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स, ये फर्स्ट चीज आ गई। ठीक है, ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, प्लस दूसरी चीज, सूट्स इन विच द प्लेंटिफ सीक्स टू रिकवर अ डेब्ट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेबल बाय डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दोनों चीजों पे अप्लाई करेगा अगर इन दोनों चीजों पे कुछ डिफॉल्ट हुआ है। बिल्स, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, ये एनआई में आ गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब ये जैसे मैं बताती हूँ, ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट,
on an enactment where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of a debt other than a penalty, या on a guarantee where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand only, या फिर suit for recovery of receivable institutions by any assignee of a receivable. ठीक है, तो जो सब रूल 2 है वो हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया है 1 का. अब आते हैं हम रूल 2 पे. ठीक है, अब इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स. समरी सूट्स का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज में इफ द प्लेंटिफ डिजायर्स टू प्रोसीड हेयर इन अंडर बी इंस्टीट्यूट बाय प्रोसीडिंग अ प्लेंट. अब इसमें क्या है, प्लेंट होगी, उसमें क्या क्या आएगा, स्पेसिफिक एवमेंट टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर. अब देखो इसमें ये बताया गया कि ठीक है, हमारा जो सूट है ये इस क्लास पे फॉलो करता है, बिल्स, हुंडीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज में फॉलो करता है. फिर इसके बाद दैट नो रिलीफ विच डज नॉट फॉलो विद इन द एम्पिट ऑफ दिस रूल हैज बीन क्लेम्ड. अब इस रूल में रिलीफ क्या क्लेम की गई है कि ठीक है, अगर हुंडीज बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड है तो ठीक है पैसा मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो ठीक है पैसा मिल जाएगा. ठीक है, पैसे से रिलेटेड है कि यही रिलीफ है. हमें ये नहीं करना कि भैया किसी को सिविल प्रिजन में डालो या फिर किसी से इतना इतना पैसा लो, किसी से ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा कुछ लो, नहीं वो भी नहीं है. और फिर उसके बाद फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बनाया जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर अंडर ऑर्डर 37. ठीक है, तो ये सी पहले आ गया, अंडर ऑर्डर 37 ऐसे ऐसे. फिर इसके बाद स्पेसिफिक एवमेंट बता दिया जाएगा कि ठीक है भैया एनआई है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. ठीक है, फिर इसके बाद ये चीज़ आ जाएगी नो रिलीफ. रिलीफ क्या है, रुपीज़ की, इसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप. कॉन्ट्रैक्ट ये सी आ गया, सी क्लॉज, ये क्या है, ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी इसके अंडर है. एनआई और सीए आ गया इसके बाद, यानी कि स्पेसिफिक एवमेंट. फिर इसके बाद क्या आ गया, ये नो रिलीफ, अदर रिलीफ कोई नहीं, बस इतनी रिलीफ क्लेम की गई है. नेक्स्ट इसके बाद है सब रूल 2. द समन्स ऑफ द सूट शैल बी इन फॉर्म नंबर 4 इन अपेंडिक्स बी. फॉर्म 4 अपेंडिक्स बी, बस ये याद रखना है. और इन सच अदर फॉर्म एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रिस्क्राइब, या फिर किसी और ऐसे फॉर्म में जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है. नेक्स्ट इसके बाद रूल है, सब रूल है, द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रिफर्ड टू इन सब रूल 1 अनलेस ही एंटर. अब देखो इसमें इसमें टाइम कैसे बचता है. टाइम ऐसे बचता है कि प्लेंटिफ ने बोल दिया और कोर्ट को लगा कि ठीक है यार ये तो रीजनेबल है, इसमें और डिफेंडेंट की कोई और राइट है नहीं, तो कुछ डिफेंस वाला पार्ट इसमें आएगा नहीं. देखो टाइम बचेगा कैसे, रिबटल ये सब फालतू चीजें जो है ना ये सब बचेंगी. क्रॉस एग्जामिनेशन रिबट बट. ठीक है, फिर इसके बाद डिफेंस अपना डिफेंस रखेगा, डिफेंडेंट, वो सब चीजें बचेंगी. तो वो कैसे बचेंगे, पर अगर वो चीज आती है इस सीन में, यानी कि द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रिफर टू इन सब रूल 1. ठीक है, सब रूल 1 में दिया गया कि डिफेंडेंट इन सब चीजों में रूल जो है डिफेंड नहीं करेगा. बट अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज एंटरिंग एन अपीयरेंस द एलिगेशंस इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड एंड द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग द सम मेंशन्ड इन द समन्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट स्पेसिफाइड if any up to the date of the decree and such sum for cost as may be determined by the high court from time to time by rules made in that behalf and in such decree may be executed forthwith. अब मैं बताती हूँ इसमें क्या है, unless he enters an appearance. अब इसमें क्या है, entry into an appearance जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि वो अपीयर होना चाहता है. entering into appearance and in default of his entry, अगर उसके पहले तो वो एंटर कर रहा है, ये चीज हो गई. दूसरा क्या है, डिफॉल्ट ऑफ इज एंटरिंग में और चीजें हो रही हैं, वो क्या है, एलिगेशंस इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड. अब क्या है, एलिगेशंस जो है प्लेंट में एडमिट हो जाएंगे. फिर इसके बाद क्या है, प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर एनी सम, डिक्री मिल जाएगी एनी सम नॉट एक्सीडिंग. अब कोई ऐसा सम नहीं होगा जो एक्सीड करेगा. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, और ऐसी भी चीज़ है जो अप टू डेट जो है डिटरमाइन करी जा सकती है हाई कोर्ट से, तो वो हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा. ठीक है, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा फोर्थविथ. देखो इसमें जो इन शॉर्ट चीज़ याद रखनी है कि ये डिफेंडेंट नहीं आएगा और पिंक से क्या मार्क्ड है, अगर आएगा तो पहले तो क्या एंटर करेगा अपीयरेंस में और फिर डिफॉल्ट ऑफ इज एंटरिंग. अपीयरेंस में आ गया, अब उसकी एंटरिंग के बाद डिफॉल्ट ये हो जाएगा कि जो एलिगेशंस मेक किए गए हैं प्लेंट पे, प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर एनी सम, और उसको डिक्री मिलेगी उतने सम की जो ज़्यादा मेंशन नहीं है, उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं है, बस ये सब चीज़ें हो जाएंगी. ये क्या है, बीच में जो उसको रिलीफ मिलनी चाहिए ना वो छोटी छोटी रिलीफ्स मिल जाएंगी, बाकी उससे सुना भी जाएगा. अब इसके बाद क्या है, प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट. अब क्या है, डिफेंडेंट अपेयर कर रहा है. इन अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज द प्लेंटिफ शैल टुगेदर विद द समन्स अंडर रूल 2. इसमें क्या समन्स आ जाएगा, किसमें, रूल 2 में. रूल 2 जो हमने ये किया है ना रूल 2 में,
serve on the defendant a copy of the plaint and annexures thereto, and the defendant may at any time within 10 days of such service enter an appearance either in person or by pleader, and in either case he shall file in court an address for service of notice on him. ठीक है, अब देखो क्या है, उस पर आ गया समन्स, ठीक है, समन्स आ गया, तो उसके बाद 10 डेज में वो क्या करेगा, अपीयर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 डेज में अपीयर करेगा, ठीक है, खुद से करेगा या प्लीडर से करेगा, और फिर फाइल करेगा कोर्ट में क्या, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब भैया तुम जाओगे कोर्ट, समन्स आएगा, तुम 10 दिन में जाओगे तो फिर बोलोगे भैया हमको नोटिस दो, अब है, कॉलेज जाते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, वहाँ पे क्या मिलता है, नोटिस मिलता है कि आगे चीज़ें कैसे प्रोसीड करेंगे। अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड ऑल summons, notices and other judicial process required to be served on the defendant shall be deemed to have been duly served on him। क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो ड्यूली सर्व की जाएंगी इफ दे आर लेफ्ट एट द एड्रेस गिवन बाय हिम फॉर सच सर्विस। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रूल 3, सब रूल 3, ऑन द डे ऑफ एंटरिंग द अपेयरेंस, जिस दिन अपेयरेंस में आया, नोटिस ऑफ सच अपेयरेंस शैल बी गिवन बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिव। अब वो उसको नोटिस दे देगा, बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इफ द डिफेंडेंट एंटर्स एन अपेयरेंस, डिफेंडेंट क्या है, एक अपेयरेंस में जाता है, द प्लेंटिव शैल देयर आफ्टर सर्व ऑन द डिफेंडेंट समन्स ऑफ द जजमेंट इन फॉर्म नंबर 4A। अब उसको फॉर्म नंबर 4A दे देगा, वो क्या है, समन्स फॉर जजमेंट, ठीक है, इन अपेंडिक्स बी और सच अदर फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिटर्नेबल नॉट लेस देन 10 डेज। ये जो मिसलेनियस चीज़ें हैं ना, इसमें वो सब क्या है ना, लेना देना हो जाएगा कि भैया हम तुमको बता रहे हैं हमारे साइड से क्या है, तुम उसको बताओ तुम्हारे साइड से क्या है। नेक्स्ट इसके बाद सब रूल 5 में क्या आ जाएगा, द डिफेंडेंट में एट एनी टाइम विद इन 10 डेज, डिफेंडेंट 10 डेज में फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट बाय एफिडेविट और अदरवाइज डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स एज मे बी डीम्ड सफिशिएंट टू एंटाइटल हिम टू डिफेंड। अब 10 दिन में ये पता चल जाएगा कि तुम डिफेंडेंट के डिफेंस के एंटाइटल हो कि नहीं। अप्लाई ऑन सच समन्स फॉर लीव टू डिफेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफिडेविट देगा 10 दिन में, डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएगा, एज मे बी डीम्ड सफिशिएंट, वो क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे, टू एंटाइटल हिम टू डिफेंड। इसको भी राउंड से कर लो, क्या है, 10 दिन में आया, 10 दिन में क्या है, एफिडेविट देगा, उसमें क्या होगा, सफिशिएंट रीजंस होंगे, किस चीज़ के लिए, एंटाइटल ऑफ डिफेंस के लिए, तो उसको क्या मिल जाएगा, लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। ओ सॉरी, ये दिखा नहीं होगा, 10 दिन है, एफिडेविट है, एंटाइटल ऑफ डिफेंस के लिए, ये सफिशिएंट रीजंस है, तो इसको क्या मिल जाएगा, लीव ऑफ द कोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसको वो लीव ऑफ द कोर्ट क्या दिया जाएगा, अनकंडीशनली दिया जाएगा। देन इसके बाद क्या है, वो अपना सब्सटैंशियल डिफेंस जो है वो रेज कर सकता है, इंटेंडेड टू बी पुट अप बाय द डिफेंडेंट इन फ्रिवलस और वेक्सेशियस थिंग्स। वेक्सेशियस चीज़ों में जो है ना वो अपना डिफेंस रख सकता है। बट इसके अलावा एक और चीज़ प्रोवाइडेड है कि देखो, जहाँ पे ना अमाउंट क्लेम किया गया है और कुछ अमाउंट जो है वो डिफेंडेंट ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है भैया ये अमाउंट जो था ड्यू था, तो उसके बाद उसे क्या मिलेगा, लीव ऑफ द कोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो हमारे 2 पार्ट इसमें कवर हो चुके हैं। पहला क्या, अपेयरेंस वाला अब देखो पहला क्या कि डिफेंडेंट को अपेयर करवाना है तो पहले उससे समन दिया जाएगा, फिर आदला बदली होगी नोटिस की, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, डिफेंडेंट को लगेगा कि अरे भैया हमारा भी तो वो बनता है इससे, तो वो एफिडेविट दे देगा, लीव ऑफ द कोर्ट ले लेगा। लीव ऑफ द कोर्ट कब नहीं मिलेगी वो ऊपर बता देगा। बट इसके बाद आगे चीज़ है क्या, एट द हेयरिंग ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट, उसके हेयरिंग में क्या होगा, इफ द डिफेंडेंट हैज नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड। देखो अब डिफेंडेंट ने क्या है, अप्लाई नहीं किया लीव के, तो प्लेंटिव क्या होगा, एंटाइटल ऑफ जजमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, डिफेंडेंट को परमिट कर दिया गया है पर उसने उसको पैसे देने और उसने क्या है पैसे नहीं दिए, फेलियर टू सच सिक्योरिटी, तो भी क्या हो जाएगा, प्लेंटिव एंटाइटल हो जाएगा जजमेंट के, है ना। इसमें क्या है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना उसके देखी जाएंगे। देखो कोर्ट चाहता है कि बहुत जल्दी रफा दफा कर दिया जाए, प्लेंटिफ ने भी बोला है जल्दी रफा दफा कर दिया जाए, और काम कौन बढ़ा रहा है, रिस्पोंडेंट। तो जो काम बढ़ा रहा है उसका काम छोटा कैसे करेंगे, छोटी छोटी गलतियां निकाल के। तो वो छोटी छोटी गलतियां क्या होंगी, भैया तुमने लीव ऑफ द कोर्ट नहीं लिया, दूसरी चीज लीव ऑफ द कोर्ट लिया पर तुमने पैसा नहीं दिया, ये चीजें हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, द कोर्ट और जज मे फॉर सफिशिएंट कॉज शोन बाय द डिफेंडेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ द डिफेंडेंट इन एंटरिंग एन अपीयरेंस और इन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड द सूट। अब क्या, ठीक है भैया अगर तुमने थोड़ी सी डिले कर ही दी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, एक्सक्यूज द डिले। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट कॉज है। सफिशिएंट रीजन की बात नहीं हो रही है, सफिशिएंट रीजन से तो वो उसमें जाएगा, अपीयरेंस पे जाएगा, एंटर इनटू अपीयरेंस करेगा। बट क्या है, सफिशिएंट कॉज है कि वो क्यों नहीं अप्लाई कर पाया। देन इसके बाद आता है
रूल 4, 5, 6, 7 ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको जल्दी जल्दी कर देंगे। अब इसमें क्या है, पावर टू सेट असाइड डिक्री। किस चीज़ की पावर है? अरे डिक्री को सेट असाइड करने की। क्यों? अब देखो, आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस set aside the decree and if necessary stay or set aside execution and may give leave to the defendant to appear to the summons and to defend the suit if it seems reasonable to the court so to do and on such terms as the court thinks fit। सिंपल है कि क्या करेगा, स्टे और सेट असाइड करेगा एग्जीक्यूशन, ठीक है, एंड मे गिव लीव टू द डिफेंडेंट टू अपियर। क्यों करेगा? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मान लो देखो इधर ऊपर क्या है, डिक्री आ गई है, सब कुछ आ गया है, फिर इसके बाद डिफेंडेंट ने बोला नहीं यार इसे सेट असाइड कर दो इसके एग्जीक्यूशन को, क्योंकि हमने क्या है ना क्या है, लीव ऑफ द कोर्ट ले लिया है टू अपेयर टू द समन्स एंड टू डिफेंड द सूट। क्या है, लीव ऑफ द कोर्ट ले लिया है समन्स पे अपेयर करने के बाद, और फिर इसके बाद क्या करना है, वो डिफेंड करना है। और ये क्या है, इफ इट सीम्स रीजनेबल टू द कोर्ट सो टू डू एंड ऑन सच टर्म्स। अब रीजनेबल लग रहा है कोर्ट को, तो रीजनेबल क्या है, उसको सेट असाइड कर देगा। क्या है ना कि काम हो गया है, अब काम में अंगड़ लगा दिया है उसने, तो अब फिर से काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पावर टू ऑर्डर बिल एक्सेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद ऑफिसर ऑफ कोर्ट। अब इसमें क्या है, ये जो जिसपे प्लेंटिफ जो है ना बिल, हुंडी, नोट वगैरह पे क्लेम कर रहा है, उसको क्या है, एज एन एविडेंस कोर्ट पे जमा कर दो। दूसरी चीज है to be forthwith depositing with an officer of the court and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives security for the cause thereof। अब क्या, प्लेंटिफ को पैसा भी देना है, तब तक प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नथिंग, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। अब क्या रिकवरी होगी, किस चीज की? कॉस्ट ऑफ नोटिंग, सॉरी मैंने नथिंग बोला था, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। अब इसकी क्या है, रिकवरी होगी। क्या है, द होल्डर ऑफ एवरी डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट शैल हैव द सेम रेमेडीज फॉर द रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसेस incurred in noting the same and same remedies for the recovery, same for non acceptance or non payment or otherwise by reason of such dishonor as he has under the order for recovery of amount of such bill। अब देखो डिसऑनर ऑफ बिल में जो भी रिकवरी उसको मिल रही थी रेमेडीज, वही रेमेडीज मिलेंगी उसे। क्यों? क्योंकि इधर भी वही हुआ है। अब इसके बाद क्या, प्रोसीजर होगा सेम एज द प्रोसीजर इन सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। इतना ही प्रोसीजर होगा। अब इसके साथ जो है ना हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है, बट एक चीज जो है वो रह रही है। वो क्या है कि देखो ऑर्डिनरी सूट्स होते हैं, बट क्या है इसमें, क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि ऑर्डिनरी सूट तो इधर हो नहीं रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, एक चांस देता है कि ठीक है यार, डिफेंडेंट को कोर्ट को चांस देना चाहिए कि भैया तुम डिफेंडेंट की पार्टी सुन लो, बात सुन लो, ठीक है। बट इधर डिफेंडेंट की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि जनरल रूल तो यही बोलते हैं ना, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। बट इसमें क्या है, इसका एक्सेप्शन है समरी प्रोसीजर में, एक्सेप्शन वेयर डिफेंडेंट हैज नो डिफेंस एंड ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर्स आर डेल्ट, ठीक है। इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर्स आर डेल्ट होते हैं, इसलिए ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो है एक्सेप्शन है। ऑल्सो इट इज टू एड कमर्शियल ट्रांजैक्शन बाय अ स्विफ्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म। दीज सूट्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो है ना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैंने बताया ना एनआई एक्ट और क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। ऑल्सो एग्जाम्पल मतलब वही मैंने बता दिया, रिकवरी ऑफ डेप्ट, लिक्विडेटेड डैमेज मनी पेबल बाय डिफेंडेंट। ऑल्सो इसमें क्या है, रूल 2 जो हमने पढ़ा है उसमें क्या डिफेंडेंट है, जनरली वो क्या होगा, नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड समरली अनलेस ही अपीयर्स ऑन एन अपीयरेंस, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया कि अगर वो अपीयरेंस पे नहीं आता है तब तक वो डिफेंड नहीं कर सकता है। वो तक क्या होगा, लीव ऑफ द कोर्ट उसे मिलेगी तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ हमें समझ में आ गया कि ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो है एक्सेप्शन है, और इसी के साथ हम अपना जो है ऑर्डर नंबर 37 कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट है, इसको आराम से समझा जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये जो है सीपीसी खत्म होता है, ऑर्डर नंबर 37। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।